हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की दूसरी कॉमिक्स रोमन हत्यारा के साथ। बात बहुत पुरानी है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रण कौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर के एक ऐसे खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसकी कोई काट नहीं थी और जो अकेले ही हारी बाजी को जीत में बदल सकता था। और यह खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीम शक्ति थी, गजब की ताकत, और कहते हैं कि उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई, और उन हाथियों को भड़कने का कारण वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहां तक मेरा ख्याल है, यही वह टोप है, समझे? वाह, यह तो हमारे म्यूजियम की सबसे नायाब चीज होगी। इसको तो म्यूजियम में मैं ही पहुंचाऊंगा, मेरे अलावा और कोई इसको म्यूजियम तक नहीं ले जा पाएगा। इनको हवा भी नहीं लगेगी या टोप कब और कैसे म्यूजियम पहुंच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडहरों में खड़े यह चारों व्यक्ति कुंदनपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर डिसूजा। और चारों यह जानते हैं कि जो भी यह टोप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसी को बनाएंगे। और इस प्रकार वह कहानी प्रारंभ हुई जिसने पूरे कुंदनपुर को हिला कर रख दिया। शुरुआत तिवारी जी ने की। जहां तक मेरा ख्याल है, इस रोमन टोप की सुरक्षा जरूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़नछू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं, अब यह फंदा मेरे रोमन टोप की रखवाली करेगा। आओ, अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। इधर तिवारी जी की पलकें मुदी और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी जी के टेंट में प्रवेश किया। वाह, इतनी आसानी से काम हो गया। अब यह रोमन टोप मेरा है। इससे पहले कि कोई जगे, मैं रातों रात रफुचक्कर पर खान साहब भी घात लगाए बैठे थे, और अब रोमन टोप खान साहब के हाथ में था। रफुचक्कर होगा? अरे अब अपनी खोपड़ी को रफू कराता फिरेगा श्रीवास्तव। यह क्या, बड़ी जल्दी में थे खान साहब? कहीं जा रहे थे क्या? कहीं नहीं डिसूजा भैया, अरे मुझे जल्दी से बाहर निकालो। कहीं नहीं सांप वाप ने काट लिया तो मेरी यहीं पर कब्र बन जाएगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसा करो तुम यह टोप ऊपर फेंको, बदले में मैं एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा बस। तो ये ले कमबख्त पकड़। धन्यवाद खान साहब, अब तो कुंदनपुर में ही मुलाकात होगी, बाय बाय। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। रस्सी होती तो मैं अंधेरे में डिसूजा को जमीन पर पड़ा हुआ फंदा बिल्कुल नहीं दिखा, जो तिवारी जी ने वहां पर खास तौर से बना कर रखा था। बचाओ बचाओ! इस चीख पुकार से तिवारी जी की नींद खुल गई। अरे यह कौन चिल्ला रहा है? और मेरा रोमन टोप कहाँ गया? तिवारी जी तेजी से आवाज की तरफ भागे। ओह, तो तुम हो डिसूजा, धोखेबाज चोर! अरे बातें बाद में करना, पहले मुझे नीचे उतारो। नहीं, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती की यही सजा है कि तुम ऐसे ही उल्टे लड़के रहो। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा, अब कुंदनपुर में ही मिलेंगे, जब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नगर मेयर द्वारा श्री एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त। अगले दिन आईजी राजन के बंगले के लॉन में पीटर मैसी, 1982 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता, 5 सशस्त्र डकैतों को अकेले ही सिर्फ ईंट फेंक फेंक कर मार भगाया। रेणु, 1983 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता, बाढ़ में 10 व्यक्तियों की जान बचाई, राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी चैंपियन। करीम शाह, 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, नशीले पदार्थों के 7 तस्करों को गिरफ्तार कराया। और अरे यह चौथा कौन आ गया? इसमें तो सिर्फ 3। श्वेता मेहरा, 1984 में 4 मक्खियों को अकेले ही मार डाला। और ठहर तो बंदरिया, अभी बताता हूँ। मम्मी बचाओ! डरपोक कहीं की। हाँ कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो। थैंक यू कैप्टन। आओ बेटे, कहो कैसी है तुम्हारी कमांडो फोर्स? मेरी नहीं, आपकी पापा। इन सब की इजाजत आपने ही तो दिलवाई है। वैसे कमांडो फोर्स अभी छोटी होने के बावजूद बिल्कुल मेरे मन लायक है। तीनों कैडेट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं।
इनकी 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैं इनको देश के अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहां ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस के अपराध खत्म करने में पूरी सहायता करेंगे। यही सब सोचकर तो मैंने तुमको इन सब की इजाजत दिलवाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यह मेरा वादा है पापा, मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफान भर रहा था। म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, और यह सब खान और डिसूजा के कारण हुआ है। तिवारी कमीने, देख लूंगा तुझे और बाकी दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर श्रीवास्तव और खान टांग ना अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर न बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थीं, कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया व्यस्त थी। ये रही एक रोमान पोशाक, इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और ये रहा मेरा प्यारा रोमन टोप। 2 हाथ टोप उठाने के लिए बढ़े, परंतु रोमन टोप छूते ही एक अलार्म बज उठा। यह क्या? पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे के तरफ भागे। कमरा अंदर से बंद है, दरवाजा तोड़ दो। परंतु कमरे में घुसते ही वे एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनके आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने इसका पूरा फायदा उठाया। आह, इतनी ताकत! यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक ने म्यूजियम में तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत मुख्य द्वार भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से एक कार आ रही थी। यह क्या है? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है, पर रुकूंगा तो यह मुझको मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा। स्पीडोमीटर की सुइयां उछलकर 90 पर थिरकने लगी, लेकिन फिर भी कार एक झटके में रुक गई। अगले ही पल कार का ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरा। कार एक झटके में आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी ही देर बाद पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी थी। सुबह, और म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी का दावा है कि उस रोमन टोप को पहनने वाले में आश्चर्यजनक ताकत आ जाती है। ये अंधविश्वासी तो... अरे जाओ, अगर उससे भिड़ंत हो गई तो देखूंगी कि कौन बचाने आता है। तुम लटकती हुई आ जाना बंदरिया। मम्मी, भैया ने मुझे फिर से बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे की ही साम्राज्य नजर आ रहा था। हा 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 हा, मुझे तो हंसी आ रही है। देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थर थर कांप रहे हैं। तुम नहीं जानते जैकब, उस टोप को पहनने से असीमित ताकत आ जाती है और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। शहर के सबसे ऊंची इमारत से अब हम आपको शहर के बाहर के सैनिक छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहां एक हवाई पट्टे पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा है। सब कुछ एकदम सामान्य और शांत है, परंतु एकदम से दृश्य बदल जाता है। एक भयावह आकृति ने अंधेरे में प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया है। 2 मिनट की छटपटाहट के बाद पहरेदार का शरीर ठंडा और शांत पड़ गया और रोमन सैनिक किनारे खड़े एक लड़ाकू विमान की ओर बढ़ चला। अरे, इस वक्त कौन पायलट प्लेन उड़ा रहा है? हेलो हेलो, X-50I NT, अपनी पहचान दो वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। परंतु उधर से कोई जवाब नहीं आया। शीघ्र ही 2 अन्य लड़ाकू विमान उस चोरी किए गए विमान के पीछे उड़ चले। और उधर चैपल की छत पर समझने की कोशिश करो जैकब, मुझे पूरा यकीन है कि वह टोप मुझे ही मारने के लिए चुराया गया है। और यह काम या तो श्रीवास्तव का है, या खान का, और या फिर डिसूजा का। फिर भी तुम चिंता मत करो तिवारी, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को कभी मरने नहीं दूंगा। यह इमारत मेरी है, यह इलाका मेरा है। चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक के लिए तैनात हैं। अब तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक या तो मरकर पहुंच सकता है या उड़कर। यह लड़ाकू हवाई जहाज इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है? गोली चलाओ इस पर। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन हवाई जहाज पर खरोच तक नहीं आई। जवाब में लड़ाकू यान पलटा। उसकी तोपों का मुंह इमारत की तरफ मुड़ा और इमारत की छत के परखच्चे उड़ गए। तिवारी जी लिफ्ट की तरफ भागे। तोपें एक बार फिर गरजी और तिवारी जी के चीथड़े चारों तरफ बिखर गए। पीछा करने वाले लड़ाकू यान अब दूर नहीं थे। तुमने देखा राकेश? हाँ, अब और कोई चारा नहीं है। हमको इस विमान को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसे समुद्र की तरफ खदेड़ो। वह खुद ही समुद्र की तरफ जा रहा है। चलो, इसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया, वरना इसके जलते हुए टुकड़े शहर में गिरते। दोनों लड़ाकू विमानों की तोपें लगभग एक साथ गरजी। निशाना सच्चा था। जलता हुआ विमान तेजी से पानी की तरफ गिरने लगा,
लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने भी रोमन सैनिक को सकुशल बाहर निकलते नहीं देखा। विमान के टुकड़े धीरे धीरे समुद्र तल की तरफ बढ़ने लगे और एक रहस्यमय आकृति समुद्र की सतह की तरफ पीछा कर रहे दोनों विमानों ने एक चक्कर काटा और फिर वे तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। एक गया, दो बाकी हैं। अगले दिन मैं अब भी कहता हूँ आजी साहब कि वह रोमन हत्यारा मरा नहीं, वह ऐसे मामूली हादसे से मर नहीं सकता। मामूली? आप ऐसे एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हैं? खैर मिस्टर डिसूजा, मैं कोई ठोस खबर मिलने तक आपको एक अंगरक्षक दे सकता हूँ। आप यही चाहते हैं ना? जी हाँ आईजी साहब, मैं जानता था कि आप मेरी जान खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक होगा कौन? उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और थोड़ी देर बाद जब डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंतता तैर रही थी। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर के बाहर बिहड़ों के बीच बने एक केबिन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक यह खतरा टल न जाए तब तक यह केबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वाह! डिसूजा तेजी से कार से उतरा और उसने केबिन का दरवाजा खोला। आइए डिसूजा साहब। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मेरा नाम ध्रुव है मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडो ध्रुव। आईजी साहब ने मुझको आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुमको? तुम मेरी रक्षा करोगे? अरे तुम्हारे जैसे बच्चे की रक्षा तो उल्टे मुझे ही करनी पड़ जाएगी। मैं आपकी शंकाओं का कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर मैंने ऐसे ही वक्त के लिए यह रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत खूब, पर इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे रहते। लेकिन एक बात तो बताइए, आपके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि या तो वे बहुत चालाक हैं या फिर वे बहुत बेवकूफ़, और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है, तो उसको क्या फिक्र। अंदर बैठे ध्रुव और डिसूजा केबिन की तरफ बढ़ रही तेजी पगचापों से अनजान थे, और जब तक उनको खतरे का आभास होता खतरा सिर पर आ पहुंचा था। ओह आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं। छनाक! लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी घटती ध्रुव लपक कर दोनों के बीच में आ गया। रोमन सैनिक का हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। एक लंबे डग ने रोमन सैनिक को डिसूजा के पास पहुंचा दिया। भय से कांप रहे डिसूजा को उसने गर्दन से पकड़कर उठा लिया। डिसूजा का दम घुटने लगा, लेकिन साथ ही साथ उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। परंतु इससे पहले कि रिवॉल्वर चल पाता, ध्रुव एक बार फिर रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। लेकिन यह तो मुझे ऐसे मार रहा है मानो मक्खी उड़ा रहा हो। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। नहीं, गोली मत चलाना। भय से कांप रहे डिसूजा ने कुछ नहीं सुना। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोलियां उगलने लगा। पूरा केबिन धुएं से भर उठा। पर जब धुआं छटा तो यह क्या? इस पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं। डिसूजा बाहर की तरफ भागा। रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपका, लेकिन ध्रुव के कारण उसको फिर रुक जाना पड़ा। इस बार उसने ध्रुव पर अपने शिकार के भागने का गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। ध्रुव को वार करने का कोई मौका नहीं मिला। वह किसी प्रकार ताकत बटोरकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक चमचमाती दुधारी तलवार उसकी गर्दन पर आ लगी और अंदर घुसने लगी। ध्रुव के गले से खून की एक पतली धार नीचे की तरफ रेंगने लगी। अगर इस वक्त कुछ न किया, ध्रुव ने पूरा जोर लगाया और लकड़ी में गड़ा कील बाहर आ गया। अगले ही पल ध्रुव का हाथ तेजी से घूमा और इस समय भागने में ही समझदारी है। पीछे देखकर भाग रहे ध्रुव का पैर पेड़ के एक उभरी जड़ में फंसा। वह झटके से नीचे गिरा और उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। पास आती पच्चापों को ध्रुव सुन नहीं पाया क्योंकि वह बेहोश हो चुका था। रोमन सैनिक पलटा और अपने असली शिकार की खोज में बढ़ चला। पता नहीं कितनी देर बाद ध्रुव को धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अरे डिसूजा जी कहाँ गए? कहीं वे उस रोमन हत्यारे के चंगुल में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तेजी से कॉटेज की तरफ भागा। कॉटेज तो खाली है, लेकिन यह जमीन पर क्या पड़ा है? यह तो उस गोली का खोल है जो डिसूजा ने रोमन सैनिक पर चलाई थी। लेकिन यह तो अब कुछ समझ में आ रहा है। वह तेजी से बाहर निकला और अपना स्पेशल मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ रवाना हो गया। और फिर शहर के एक फ्लैट में, हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो गई है। डिसूजा बचकर भाग निकला बॉस। क्या? खैर जो होना था वो हो गया, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे, क्योंकि कभी नहीं। वाह, क्या प्यार भरी बातें हो रही थी। तो तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस केबिन में सिर्फ 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, डिसूजा, मेरे और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि वे तीसरी उंगलियों के निशान किसके थे। वे निशाने तुम्हारे थे, तुम्हारे,
यानी अपने जमाने के मशहूर दादा रंगासा के। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे बॉस का नाम, रोमन टॉप का पता? मुझे नहीं पता कि वह कौन है, खुदा कसम। झूठ मत मारो, मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच में डूबा था कि मेरी बेटी का निकाह के लिए पैसे कहां से आएंगे, कि तभी न जाने कहां से एक अजीब आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? लेकिन उसने बिना कुछ बोले मुझे मारना शुरू कर दिया। उसका एक एक हाथ 100-100 किलो के हथौड़े की तरफ पड़ रहा था। फिर वह रुका और बोला, रंगासा, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम खुद ही समझ सकते हो, और अगर मान गए तो बेटी की शादी आराम से कर सकोगे। मरता क्या न करता, मैं उसकी बात मान गया। मेरे हाँ कहते ही उसने मुझे कसकर एक झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेज पर एक चिट्ठी और वही रोमन टोप और पोशाक रखी थी। यह रही वह चिट्ठी। इस चिट्ठी के साथ रखी टोप और पोशाक को पहनकर तुम परसों संतपुरा के बेड़ों में जाओगे। वहां तुमको एक केबिन में डिसूजा नाम का आदमी मिलेगा। तुमको उसका खून करना है। डिसूजा की फोटो और रास्ते का नक्शा इस चिट्ठी के साथ लगा है। डरना मत, इस टोप को पहनने से तुम में अद्भुत ताकत आ जाएगी। कत्ल करने के बाद यह पोशाक और टोप वहीं छोड़कर चले जाना। पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। धोखा मत देना वरना मौत मिलेगी। ओह समझा। लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? वह पूरा प्लान फेल हो गया। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा, पर वह मुझको कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही इस जादुई पोशाक को लेकर उड़नछू हो जाऊं। पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर नजर रखे हुए था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा, मेरे सिर पर पीछे से एक जोरदार वार हुआ, और जब मुझको होश आया तो ना तो वहां कोई पोशाक या टोप था और ना ही कोई पैसा। शायद तुम सच बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता था। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा, और उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पर्ल हार्बर पर समुद्र में खड़ी एक मोटर बोट से बोल रहा हूँ। हाँ, तुम तुरंत पर्ल हार्बर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है रोमन टॉप के विषय में। बॉस ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ। एक तरफ ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में लापता डिसूजा को ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपने कार में पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे। खान साहब को भी बेसब्री से इंतजार था। यहाँ से मुझको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है आज वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका है, डिसूजा पर हमला हो चुका है। मैं रोमन सैनिक हूं नहीं, अब सिर्फ यह कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। आज मैं इस पाप को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए। तो तुम आ गए, अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक धीरे से हंसा और उसने अपना पैर कसकर मोटरबोट पर पटका। पूरी मोटरबोट एक तरफ झुक गई। खान साहब संतुलन खोकर डेक पर आ गिरे। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। अब खान साहब बेबस थे। मुझे माफ कर दो श्रीवास्तव, मैं तो मजाक कर रहा था। रोमन हत्यारे ने सब अनसुना करते हुए खान साहब के पैर पकड़कर उनका सिर पानी में डुबा दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद खान साहब का बदन ठंडा और शांत हो गया। यह भी गया, और मोटरबोट तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। लगभग उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में श्रीवास्तव बाबू के पास कोई फोन आया था साहब। उसी के तुरंत बाद पर्ल हार्बर चले गए। पर्ल हार्बर? ध्रुव एक पल भी नहीं रुका। हवा से बातें करती उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल सीधे पर्ल हार्बर पर ही जाकर रुकी। कार तो श्रीवास्तव बाबू की ही लगती है। ध्रुव, ओह डिसूजा साहब, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझ रहा था कि रोमन सैनिक ने तुमको। खैर छोड़ो, मैंने अभी अभी श्रीवास्तव के घर फोन किया था, पता चला कि वो यहाँ आया है। बस मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो आइए, यहाँ पर सिर्फ एक मोटरबोट ही दिख रही है, शायद उसी में कुछ हो। परंतु मोटरबोट में घुसते ही दोनों भौचक्के रह गए। ओह खान साहब मर चुके हैं। लेकिन यह देखो, इधर आओ ध्रुव। श्रीवास्तव रोमन हत्यारा है। मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो खान पर था। उठ कमीने, खेल खत्म हो चुका है। नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब हर चीज शीशे की तरह साफ हो चुकी है डिसूजा साहब और रोमन सैनिक। क्या बक रहे हो तुम? नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझको तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस जाकर वे चली गोलियां देखी जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थी। वे गोलियां नकली थी। अपने को शक से बचाने के लिए तुमने रंगासा को रोमन हत्यारा बनाया। उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में रहे। किसी प्रकार तुमको यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया है। तुम यहाँ पहले आ धमके।
खान का कत्ल किया और फिर जब श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए तो तुमने उनको किसी प्रकार बेहोश कर दिया, अपनी पोशाक उनको पहना दी और बाहर आकर मेरा इंतजार करने लगे। बस क्या सबूत है इसका? यह रोमन टोप। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि इस पर हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, जो अगर तुम निर्दोष होते तो इस रोमन टोप पर वे निशान कभी ना होते। इतने चालाक हो तो अब अपनी मौत से बचो। डिसूजा के जोरदार वार से ध्रुव केबिन के अंदर आ गिरा। डिसूजा ने लपक कर केबिन बाहर से बंद कर दिया। भागने की कोशिश बेकार है डिसूजा, यह दरवाजा तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा। दरवाजा टूटा मगर तब तक देर हो चुकी थी। ओह, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। ध्रुव बिना किसी पूर्व चेतावनी के उछला और उसने रोमन सैनिक बने डिसूजा को बेरहमों की तरफ मारना शुरू कर दिया और डिसूजा बाहर डेक पर आ गिरा। लेकिन डिसूजा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके एक ही वार ने ध्रुव को नीचे आ गिराया। अब मैं तुमको बताऊंगा कि रोमन हत्यारे से उलझने का क्या नतीजा होता है। ध्रुव को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकती महसूस हुई। वह समुद्री चिड़िया। ध्रुव के घुटते गले से एक हल्की सीटी उबली और अगले ही क्षण उड़ती चिड़िया विद्युत गति से नीचे उतरी और ध्रुव एक बार फिर आजाद था। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ध्रुव ने डेक पर पड़ी लोहे की एक मोटी चेन उठाई और मेरे ख्याल से यह चेन इसको बांधे रखने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया कि उसका ख्याल गलत था। इस बार ध्रुव के लिए कोई मौका नहीं था। डिसूजा के हाथ ध्रुव की गर्दन पर कस गए। ध्रुव के पैर हवा में उड़ गए और उसका दम घुटने लगा। उस पर बेहोशी छाने लगी। लेकिन बेहोशी की हालत में भी ध्रुव के हाथ उठे और डिसूजा के सिर पर रखा रोमन टोप ध्रुव के हाथ में आ गया और पल भर में खेल पलट गया। मेरी ताकत कहाँ गई? टोप के उतरते ही डिसूजा की आश्चर्यजनक शक्ति तेजी से गायब होने लगी और ध्रुव के 2 ही वारों में डिसूजा फर्श पर बेहोश था। खेल वास्तव में अब खत्म हुआ था। फिर बाद में वाद्रू पर इस टोप को पहनने वाले में इतनी ताकत कहां से आ जाती थी? जादू से? जादू से नहीं पापा, यह देखिए, इस टोप के अंदरूनी हिस्से में यह छोटी छोटी सुइयों से उभरी हुई है और इन सुइयों पर किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप है। जब इस टोप को पहना जाता है तो ये सुइयां बहुत हल्के से पहनने वाले के सिर में चुभती हैं और उनके जरिए यह रहस्यमय जड़ी बूटी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी दवाई के प्रभाव से टोप पहनने वाले की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस जड़ी बूटी को साफ कर देने के बाद यह रहस्यमय टोप एक साधारण टोप बनकर रह जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। तो दोस्तों, अगले अंक तक के लिए आप विदा दीजिए। नमस्कार। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।